हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्नेहा सिंह। आज बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। बीच में मैंने छोड़ दिया था वीडियो बनाना, पर नाउ वी कंटिन्यू। 4th चैप्टर हम पढ़ेंगे, मानव विकास। ये हमारा फर्स्ट ज्योग्राफी की जो बुक है, मानव भूगोल, उसका पहला चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड भी, थर्ड भी, एंड नाउ वी स्टडी अबाउट द 4th चैप्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट। इस चैप्टर का मैं एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। फर्स्ट, इसमें हमें बताया गया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने क्या डेफिनेशंस दी थी। 4 पिलर ऑफ डेवलपमेंट हम इसी में पढ़ेंगे कि 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। गरीबी सूचकांक, UNDP, इंटरनेशनल कंपेयरिंग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हम पढ़ेंगे इसमें। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, सोवियत यूनियन के बारे में इन द एंड। इससे हम कनेक्ट करेंगे। पहला, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि आपको मेरी इस YouTube चैनल पे मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके आप लोग मेरी हर वीडियो को देख सकते हो जो आएगी, क्योंकि मैं सारे बोर्ड्स के चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी। अभी मैंने वीडियो भी डाली थी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि 50% रिड्यूस करने की बात चल रही है सिलेबस, बट इट्स नॉट रियल। अभी ऐसा कोई डिसीज़न नहीं आया इस बात पे, तो हम कंफर्म नहीं हो सकते। तैयारी पूरी रखनी है। 30% हमें रिड्यूस कर ही दिया है, ना करें तो सही, करते तो सही। वैसे बच्चों को अच्छा होगा अगर 50% कर दे वो, क्योंकि हर टाइप का बच्चा होता है, ज़रूरी नहीं है। वी नेवर कंपेयर लाइक अ टॉपर्स, ठीक है। कुछ लोग टॉपर होते हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, दोनों को ही देख के अगर दिया जाए तो 50% रिड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी उनके हाथ में है, हम लोगों का काम पढ़ना है। तो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। आप यहाँ देख रहे हो हेडिंग, वृद्धि और विकास, यहाँ दिख रहा है आपको, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आपको कुछ डिफरेंस बताऊंगी जिससे आप इजीली कन्वे कर सकते हो, पता लगा सकते हो व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो पहला जो है, ग्रोथ जो होगी वो क्वांटिटी में होगी, यानी कि ग्रोथ जो हमारी होगी, वृद्धि होगी, वो मात्रात्मक होगी, ठीक है, मात्रा में होगी। और डेवलपमेंट जो होगा, जो हमारा विकास होगा, वो गुणात्मक होगा, यानी कि क्वालिटी। तो अच्छे से आप डिफरेंस कर सकते हो कि द ग्रोथ इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड द डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन क्वालिटी। अब ग्रोथ जो होगी उसकी वैल्यू न्यूट्रल होगी, मतलब ये इसका चिन्ह जो होगा धनात्मक या ऋणात्मक होगा। ये हर चीज़ में ग्रोथ अगर आपकी बढ़ेगी और आपकी घटेगी भी, कुछ भी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन जब डेवलपमेंट होगा वो हमारा हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब ग्रोथ जो होगी हमारे पॉजिटिव वे में होगी। तो डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ग्रोथ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रोथ हमारा जो होगा पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी। लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट होगा, इट्स कंसिडर ऑन स्टार्ट आफ्टर द पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। एग्जाम्पल अब मैं आपको देती हूँ ग्रोथ के। ग्रोथ एक टाइम पीरियड में जब हमारी अंदर 1 लाख से 2 लाख पॉपुलेशन बढ़ती है, ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव ग्रोथ होगी। और हमारा डेवलपमेंट होता है कि जब हमारी 1 से 2 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई, इंक्रीज़ हुई, तो हमारी गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटीज़ बढ़ाई, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराई। जैसे कि हमारे हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है। ये इसमें हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। तो आप अच्छे से कंसिडर कर सकते हो दोनों में डिफरेंस, कि व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। अब मैं आपको बताऊं कि पहले के लोग, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले के लोग जो है वो इकोनॉमी को, मतलब इकोनॉमी के बेस पे हमारी ग्रोथ को कंसिडर करते थे। इकोनॉमी अगर हमारी अच्छी हुई तो वो कंट्री जो होगा वो डेवलप होगा, इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो वो कंट्री डेवलप नहीं है। लेकिन 80 के टाइम आते आते 80 के दशक में अंत में एक इन स्टार्टिंग 90, जब 90 आई, शुरुआत 90 की, तब एक आइडियोलॉजी चेंज हो गई। तब क्या आया, तब कहा गया कि 2 इकोनॉमिक्स हमारे सामने निकल के आए हैं। इनका नाम मैं आपको दिखा रही हूँ, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। ये देखो, आप लिखा हुआ है साफ बुक में कि 90 के दशक में आते आते ये दोनों अंदर साफ हो गए और इन
को साफ किसने किया, मतलब इनको किसने दर्शाया, वो दार्शनिक थे हमारे एशिया के अर्थशास्त्री थे दो, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। ये आप कहीं नोट कर लो, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है कि महबूब उल हक जो थे वो एक पाकिस्तानी थे एंड अमर्त्य सेन इज़ इन इंडियन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि महबूब उल हक और अमर्त्य सेन की क्या आइडियोलॉजी थी। इन दोनों का मानना था कि सब कुछ पैसा नहीं होता, हर चीज़ इकोनॉमी बेस्ड नहीं है। ये मानना बिल्कुल गलत है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है दैट इज़ कि वो डेवलप्ड है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें अपने अंदर क्वांटिटेटिव चेंज लाने होंगे, ये ज़रूरी। जहाँ लोगों के मतलब राइट की ज़रूरत है या फ्रीडम चाहिए, उन्हें इक्वालिटी चाहिए, वहाँ पैसा हर चीज़ नहीं है ना, वहाँ हर चीज़ पैसा नहीं मायने रखेगी। भैया अगर किसी इंसान को फ्रीडम चाहिए, आप पैसे दे दो तो नहीं मानेगा वो। तो हमें वो चेंज लाने हैं जहाँ पे भाई राइट हो, राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू वोट हो या फिर फ्रीडम हो, ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद हो। तो महबूब उल हक द्वारा दी गई मानव विकास की डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है। यू राइट डाउन, मैं 4-5 पॉइंट इसमें आपको बताऊंगी, आप ये 4-5 पॉइंट भी लिख के आओगे बोर्ड में तो मैं आपको बताऊं फुल्ली कि आपको 100% मार्क्स इसमें मिलेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूं। तो ये 4-5 पॉइंट आप कहीं कॉपी पेन निकाल के भैया नोट कर लो जल्दी से। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि डेवलपमेंट इंक्रीज द चॉइस ऑफ पीपल। इन्होंने कहा था कि विकास जो है विकल्पों में वृद्धि करता है। ठीक है, मानव विकास जो है विकल्पों में, यहाँ आपका लिखा भी है, यहाँ से भी आप अंडरलाइन कर सकते हो कि मानव विकास विकल्पों में वृद्धि करता है। इम्प्रूव देयर लाइफ्स, जीवन में सुधार लाता है। पीपल्स आर द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, लोग जो हैं वो विकास का मुख्य बिंदु है। विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील होता है, मतलब कि चॉइस आर नॉट फिक्स्ड, दे आर चेंजिंग टाइम बाय टाइम। लोगों को एक मीनिंगफुल लाइफ यानी चाहिए होती, मतलब हर व्यक्ति का जीवन सार्थक होना चाहिए, उसके जीवन में कुछ उद्देश्य होने चाहिए। नीचे एक बुक दी गई है, यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, एक डायग्राम है बुक में। यहाँ दो लोग आप यहाँ देख रहे हो, एक कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि आप यहाँ पे देखिए आपको क्लियर होगा, अब से एक वर्ष आप अपने आप को कहाँ देखोगे, किसी ने इससे पूछा। आप एक वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखोगे, तो इन्होंने कहा कि मैं मृत अवस्था में कारावास में देखूंगा। ठीक है, दूसरे में डॉक्टर ने कहा कि मुझे आशा है कि मैं कैंसर के रोगों को मुक्ति के लिए एक प्रभावशाली दवा बना पाऊंगी। 1 साल के दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। अब आप ही बताओ इसमें से सार्थक लाइफ या फिर यूज़फुल मीनिंगफुल लाइफ किसकी है, जो 1 साल बाद जेल में पड़ा होगा मर जाएगा, या फिर जो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए एक कैंसर वाली दवाई निकाल के लेके आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ या इनकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली नो, और आप समझ भी जाओगे कि भैया जो आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ कर रहा है, हमारे देश के लिए कुछ कर रहा है, ऑफकोर्स उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही बात इसमें कही गई है, एक लाइफ, एक हमारी जो है हेल्थी लाइफ हो। महबूब उल हक ने कहा था कि हमारा जो जीवन है वो लोगों का स्वस्थ हो और अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके, वे समाज की प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। यानी कि एक हेल्दी लाइफ हो, लोगों के अंदर एक टैलेंट होना चाहिए और उस टैलेंट को परफॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें वो अपना टैलेंट शो कर सके। उन्हें इस चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो जो भी काम करें उन्हें पूर्णतः वो कर सके। तो ह्यूमन को एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन का राइट होना चाहिए और उन्हें रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। उन्होंने इन द एंड यही कहा है कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा यहाँ देखिए आप कि उन्हें रिसोर्सेज अवेलेबल हो। नाउ अब हम समझेंगे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट ना होने के कारण क्या है। आखिर भाई सोसाइटी डेवलप क्यों नहीं होती? लोगों के पास चॉइस नहीं होती, उनको निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। पहला पॉइंट यही है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता। तो पहला सबसे ज़्यादा है कि लोगों के पास जो है चॉइस नहीं होती, उनको निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। दूसरा है एजुकेटेड पीपल, फिजिकली पीपल, और जो पीपल सोशली इग्नोर। रिसोर्सेज इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट, एजुकेशन कम हो, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो पूर्णतः तो हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमारे पास एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ ना हो
तो भी हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। और मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये बात समझाई थी अच्छे से कि सोसाइटी का डेवलपमेंट जहाँ नहीं होता वही एक पुश और पुल फैक्टर है माइग्रेशन का। वहीं से हमारा माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेंट्स होता है। जहाँ पे भाई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, प्रवास वहाँ होगा। अब हम पढ़ेंगे सबसे मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 4 पिलर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास के 4 स्तंभ। ये पूछा जाता है हमेशा, 8 मार्क्स में आता है बोर्ड में, तो इसे थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। अभी पीछे जो मैंने पढ़ाया आपको, उसमें से भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो यू आस्क इन कमेंट बॉक्स विदाउट एनी हेजिटेशन, आप पूछ सकते हो इजीली। तो नाउ वी स्टडी अबाउट द अवर 4 टॉपिक, 4 पिलर ऑफ डेवलपमेंट, यानी मानव विकास के 4 स्तंभ। तो मैं आपको पहले शॉर्टली लिखवा देती हूँ कि पहला हमारा जो है वो है इक्वलिटी, समानता। दूसरा है हमारा सस्टेनेबिलिटी, यानी सर्वपोषणीयता। फिर तीसरा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। और एट लास्ट इज एम्पावरमेंट, यानी कि सशक्तिकरण। वुमेन एम्पावरमेंट आप सभी ने सुना होगा, नारी सशक्तिकरण, बट इसमें हम सिर्फ सशक्तिकरण पढ़ेंगे, एम्पावरमेंट के बारे में। तो पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ 4 पिलर में पहला पिलर जो है हमारा इक्वलिटी, वो क्या है। इसमें कहा गया है कि सभी लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इक्वल है और इंडिपेंडेंट रहें। किसी भी जेंडर, प्रजाति, आय, कास्ट आप लिख सकते हो, या किसी भी चीज़ को लेकर रैसिज्म भी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहाँ ये इक्वालिटी की फॉर्मेशन होगी वहाँ पे भैया डेवलपमेंट अच्छा होगा। सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सभी जानते हो, हमने 6th, 7th, 8th की ज्योग्राफी, साइंस में सब में पढ़ा है ये कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल। तो इसमें हमें सतत पोषणीयता में हमें कहा गया है, ये स्कीम है, इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें अपने रिसोर्सेज को संभाल के रखना है ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो इसका यूज़ कर सके, ताकि जो हम ही मतलब सारा ख़त्म ना कर दें। अगर अभी आप सोचो वाटर अभी आप सारा ख़त्म कर दोगे तो आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगी। तो इसीलिए हमें जो रिसोर्सेज एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिनका हमें पता नहीं है, जो नेचुरल है, उन्हें हमें बचा के रखना है ताकि हम ही यही आने वाली आगे की जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके, उनके भी फ़ायदे में आ सके। तो सस्टेनेबिलिटी इसमें क्या कहा गया है, सतत पोषणीयता में जो रिसोर्स या फिर फैसिलिटीज़ हम उठा रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके। सो मेंटेन द लिमिट ऑफ यूज़ ऑफ सस्टेनेबल होकर चलना चाहिए हमें, ठीक है। आइदर इट इज़ अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज और इट्स अबाउट द फाइनेंस और इट्स अबाउट द जॉब्स। हमें हर चीज़ को क्या करना है, एकदम मेंटेन, बैलेंस करके चलना है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द 3rd पिलर, प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता। ये श्रम मानव के या मानव कार्य से संबंधित है, यानी जो भी उत्पादन हो वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, वो समाज के लिए लाभदायक हो। एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं मेडिसिन्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, या फिर प्रोडक्टिविटी। आप कुछ भी इसमें कर सकते हो। जो सिंपल ये समझिए कि वो चीज़ें जो हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, हमारे जनता, हम सब के लिए, कोई निजी नहीं, सार्वजनिक हेल्पफुल हो, लाभदायक हो, उसको हम कहते हैं उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी के बारे में। हम उसी को श्रम मानव या मानव कार्य से सम्मिलित जो उत्पादन हो और जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो। यानी कि अब मेडिकल फैसिलिटी किसी सिंगल वन के लिए थोड़ी हेल्पफुल है कि एक मेडिसिन बनी तो सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी लेगा, नहीं ना, सबके लिए हेल्पफुल है। अगर आएगी तो भाई सोसाइटी में जितने लोग हैं, किसी को फीवर हुआ तो सभी वो मेडिसिन यूज़ करेंगे। नाउ एम्पावरमेंट, यानी कि सशक्तिकरण क्या है। इम्प्रूव सोसाइटी और पावर सोसाइटी होती है, इम्प्रूव सोसाइटी ही पावर सोसाइटी होती है। ये बात आपको कोटेशन याद रखना पड़ेगा कि जो इम्प्रूव होगी वही पावरफुल सोसाइटी होगी, वही एजुकेटेड सोसाइटी होगी और वही डेवलप्ड सोसाइटी होगी। ऐसी सशक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता को होनी चाहिए, ठीक। तो अब हम अपना 5th टॉपिक, जो सब टॉपिक है, वो स्टार्ट करेंगे। मानव विकास मैंने आपको समझा दिया, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो अब हम पढ़ेंगे मानव विकास के उपागम, यानी मानव विकास को मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास सूचकांक आपने पढ़ा है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम इसको मेज़र करते हैं। इसमें हमें 3 चीज़ें दिखेंगी आपको।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 मेजर थिंग्स हैं, वो हैं जीवन प्रत्याशा दर, साक्षरता दर और स्वास्थ्य। जीवन प्रत्याशा दर आप जानते हो, स्वास्थ्य दर भी आप जानते ही हैं, एंड साक्षरता दर यानी कि हमारी एजुकेशन का, वो भी आपको पता है। तो हेल्थ से जो है हमारा यानी स्वास्थ्य प्रत्याशा दर में एक बार छोटे से मैं समझा दूँ आपको, और एजुकेशन भी, ठीक है। हेल्थ वाली जिसमें हमें जीवन प्रत्याशा दर के बारे में पता लगता है, एजुकेशन यानी हमारा सकल नामांकन अनुपात ज्ञान से पता लगता है हमें, और रिसोर्सेज यानी संसाधनों का पता हमें किससे लगता है, क्रय शक्ति से लगाते हैं। ये हमें कहाँ से, अमेरिकन डॉलर में लगाते हैं इसे हम, ये मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ लिखा हुआ है, इसे का पता हम संसाधनों का जो है हम क्रय शक्ति से, जो कि अमेरिका डॉलर में संदर्भ में मापा जाता है। ये आपको ये स्कोर जो होता है 1/3 के बीच में मापने का होता है, और अगर 3 यूनिट के जो इसमें आपको उल्टा होगा, जो यूनिट 3 यूनिट के करीब होगी वो उसका हाई डेवलपमेंट होगा, और 1 से जो दूर होगी यानी 3 के बराबर होना होता है तो डेवलपमेंट बहुत कम होगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.983, 0.9 क्या है हमारा, ये जो है 1 के करीब है, बहुत करीब है, 0.0 समथिंग है 9, तो ये क्या होगा हमारा, इसमें जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। और वहीं यहाँ पे दिया है 0.2 जो है 3 के करीब है, तो 0.2 के बाद 3 आ रहा है, तो ये इसमें हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो थोड़ा लीस्ट होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। हाउ वी मेज़र दीज थिंग्स, बाय 2 वेज, ठीक है। ये हमें 2 चीज़ों का अनुभव कराता है। पहला है मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों के उपलब्धियाँ क्या हुई, और ये विवरण देने में भी संबंध में माना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये स्टार्ट हुआ था 1990 में। इसमें मानव विकास UNDP आप देखो, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको UNDP, ये रहा हमारा। इसमें हमारा जो है मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया था। यह एक टाइप की लिस्ट थी जिसमें सारी कंट्री उसके डेवलपमेंट के अनुसार फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर रखे गए थे, जिसमें मानव सूचकांक और गरीबी सूचकांक जो है UNDP के मानव विकास मापन के प्रमुख सूचकांक हैं। तो गरीबी सूचकांक भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, ये एक बिना आय वाला माप होता है। ये किसी देश के मानव विकास की कमी को दर्शाता है, ठीक है। जैसे अनहेल्दी पीपल्स, दोज पीपल्स हु डाई बिफोर एज ऑफ 40, अनएजुकेटेड पीपल्स यानी प्रौढ़ निरक्षरता दर, इलिटरेसी रेट, दोज पीपल हु हैव नॉट यूज मिनरल और प्योर वाटर, ठीक है। अल्पाहार वाले बच्चे जो कि मतलब कुपोषित हो के मर जाते हैं, उन्हें भोजन सही तरीके से प्राप्त नहीं होता है, ऐसे लोगों का ये हमें एक डिटेल देता है। इंटरनेशनल कंपेयरिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, और लास्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल कंपेयरिंग। ये क्या होता है, सम कंट्रीज आर दोज विच हैव स्मॉल आर, some have a per capita income but developed is more, ठीक है। some countries are those which have a small and some per capita income but developed is more। अब मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ कि कुछ कंट्री जो है छोटी तो होती हैं पर उनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो छोटी नहीं होती है, वो डेवलप होती है, वो उनके डेवलप्ड होने का कारण बनती है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो श्रीलंका, ट्रिनिकल, टोबैगो एंड मोर डेवलप कंपेयरिंग टू इंडिया। अगर आप इनका एरिया देखो, लैंडफॉर्म एरिया देखो, तो ये इंडिया से बहुत छोटा है, और आप इनका अगर पर कैपिटा इनकम देखो तो इट्स कंपेयरिंग टू इंडिया बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? यही है हमारी इंटरनेशनल कंपेयरिंग। सो एरिया नेवर मैटर टू डेवलप एनी कंट्री। ये हमारी एक फ़िलासफ़ी निकल के आई ना कि भैया किसी भी डेवलप कंट्री को, अभी तक तो हम बोल रहे थे कि डेवलप कंट्री जो है इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, किसी भी इकोनॉमी, किसी देश की इकोनॉमी ये निश्चित नहीं कर सकती कि वो डेवलप है या अनडेवलप्ड है। अब दूसरी बात हमारी ये निकल के आई कि लैंड फॉर्म्स, सो जो एरिया है वो नेवर मैटर टू डेवलप एनी कंट्री, मतलब किसी डेवलप कंट्री को कभी भी निश्चित नहीं कर सकते। अगर हमारा इंडिया देख लो, इतना बड़ा है